हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था तो उसमें एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, उसमें अपन 2 एप्लीकेशंस कर चुके थे। आज अपन उसकी 3rd एप्लीकेशन करने वाले हैं। एक तीसरा जो अनुप्रयोग है उसके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ उलझ गया ये तार। तो ये जो 3rd एप्लीकेशन है उसके बारे में आज अपने को डिस्कशन करना है। तो क्या है, पहला केस हमने किया था कि सर्कुलर लूप की सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा किया था उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, चाहे वृत्ताकार लूप के केंद्र पर निकाला हो चाहे उसकी अक्ष पर निकाला हो। अब कल्पना कीजिए कोई लूप आपके पास वृत्ताकार ना होकर एक सीधे तार के रूप में है, तो उस केस में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो आज अपने को निकालना है किसी अपरिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अपरिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए निकालना है? एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई अपरिमित है, यानी इनफाइनाइट है, आप उसको फाइनाइट नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का कोई करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पर कंडीशन लगा दी है, वायर कैसा है? इनफाइनाइट है। हम बायो-सेवर्ट्स लॉ में जितना अभी तक हम काम करते हुए आए हैं उसमें क्या काम किया हमने? तो उसमें हमने काम ये किया है कि कोई ना कोई लूप लिया है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल के एक छोटे एलिमेंट की वजह से निकाला, एक छोटे से हिस्से की वजह से इंटीग्रेशन कर दिया। और इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं? तो कम से कम 0 और मैक्सिमम लिमिट हमको पता है कितनी है, उसकी सरकमफेरेंस के बराबर। लेकिन यहाँ पर हमको लेंथ पता ही नहीं मैक्सिमम कितनी है उसकी, तो इनफाइनाइट लेंथ है। उस केस में हमको क्या काम करना है? तो एज्यूम करेंगे हमने एक वायर लिया ये जो इनफाइनाइट है, कोई भी हमको नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है। उस वायर की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड ये निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर कैलकुलेट करना है? तो ये कोई O पॉइंट हमने ले लिया, उस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हम एज्यूम करते हैं। O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक चालक तार जिसमें धारा कितनी जा रही है? I, करंट की वैल्यू I है। क्या काम करेंगे? तो काम ये किया हमने, एक छोटा सा एलिमेंट इसमें एज्यूम किया A, B। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है? लेट द लेंथ ऑफ एलिमेंट इज दियर। इसका मिड पॉइंट हम कोई C मान लेते, एज्यूम कर लिया। C पॉइंट से इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है, C पॉइंट से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कुछ मान ली, सपोज ये x मान ली। x डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और इसकी एंगुलर पोजीशन जो कोणीय स्थिति है उस पॉइंट P की हमने फाई मान ली। क्यों मानी फाई? उसके भी उदाहरण अपन लेंगे। तो कारण क्या है कि उसमें फॉर्मूले में साइन थीटा लेते हैं, तो थीटा हम ये एंगल मानेंगे। यहाँ पर ये एंगल हमने मान लिया, ये एंगल है थीटा। अब ये जो एलिमेंट है पूरा, इस पूरे जो हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, ये हमने माना ये छोटा सा टुकड़ा इस पर जो कोण बनाता है, यानी पूरे एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर कोई एंगल जो बनता है, तो लेट द एंगल इज डी फाई। एक छोटा सा कोण बना रहा है, कोण कितना है? डी फाई। बात समझ में आ गई? तो डी फाई कोण बनाता है कोई एलिमेंट डीएल लेंथ का। ए बी एलिमेंट है, सी उसका मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट से पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आर्क एक्स है और एंगुलर पोजीशन उसकी कितनी है, यहाँ से थीटा है। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड बाय सावर्ट्स लॉ, तो डी बी इज इक्वल टू
तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल एंगल थीटा है और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर। क्लियर? आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस आर की जगह कितनी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर होगी। अब इसमें करना क्या है इस पूरी कहानी में बाकी तो नॉर्मल वही का वही काम है कि इंटीग्रेशन हमको अगर इसकी लेंथ पता होती तो उस जीरो से लेकर उस लेंथ तक का हम इंटीग्रेशन कर देते। ये हमको इसकी लेंथ इनफाइनाइट दे रखी है, इनडिटर्मिनेट है, हमको नहीं पता कितनी इसकी लेंथ है, अपरिमित है। उस केस में हमको क्या काम करना है, तो उस केस में इसकी लिमिट बदलनी पड़ेगी। तो लिमिट हम किस में बदलेंगे, तो लिमिट हम बदलने हैं यहाँ पर एंगल के टर्म में। मैक्सिमम एंगल और इसका लोअर एंगल ये दोनों पता है अपने को, लोअर एंगल पता है, टॉप एंगल पता है। उस केस में क्या करेंगे, तो एंगल में इसकी लिमिट का कन्वर्जन करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना कि ये जो बी पॉइंट है यहाँ से हम नॉर्मल डालते हैं, ये एक नॉर्मल डाल दिया डी पॉइंट, नॉर्मल कितना डाल दिया डी पॉइंट। अब ये हमारे पास एक जो ट्राइंगल बना नॉर्मल डालने के बाद, ध्यान से समझना, डी पर नॉर्मल डाला है, ये 90 डिग्री हो गया। और कहाँ से डाला है, तो बी से डाला है और ये ए रह गया, ये 90 डिग्री है। ध्यान से समझना, ये छोटा सा एंगल थीटा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ए पर जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, बहुत माइनर डिफरेंस होगा लेकिन लगभग थीटा के बराबर होगा। तो ये क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है, ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगा, ये एंगल थीटा हो गया। अब इस एंगल में अगर हम वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक है, तो बी से लेकर डी तक, अपॉन हाइपोटेनियस कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक। क्लियर? ये हाइपोटेनियस ए से लेकर बी तक है, परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेकर डी तक है। तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लेकिन हम डायग्राम में देखते हैं ए बी जो साइड है उसकी लंबाई कितनी है, ये डी एल है। वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन में डी एल हो गया, आया ना। ए बी की वैल्यू डी एल यहाँ पर पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एल साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर, आया ना। तो ये जो डी एल साइन थीटा है इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये पूरा डी एल साइन थीटा किसके बराबर हो गया, बी डी के बराबर हो गया। ये जो आपने नॉर्मल डाला है यहाँ से उसका काम करेगा। तो ऑन पुटिंग वैल्यू, तो डी बी इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और डी एल की जगह क्या कर दिया, ये पूरी वैल्यू होगी हमारे पास वी डी, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये जो नॉर्मल डाला उस नॉर्मल से हमने इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है वैल्यू आ गई डी एल साइन थीटा की वैल्यू बी डी के बराबर, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक, ये एक कन्वर्जन हमने कर दिया। अब दूसरा कन्वर्जन देखिए, ध्यान से देखना डायग्राम में। पी पॉइंट है, ये बी है और ये डी है। ये एंगल हम देखिए पी से डी के बीच एंगल कितना है, ये डी फाई है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स। ये यहाँ से यहाँ तक की तो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी, बहुत कम डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सबने पढ़ रखा है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो एंगल कितना है यहाँ पर, तो डी फाई। चाप कितना है यानी आर्क कितना है, तो बी से लेकर डी तक, और उसकी रेडियस कितनी है, तो एक्स। तो डी फाई बराबर बी डी अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स डी फाई किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर, हाँ है ना। तो ये जो बी डी है उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक्स डी फाई। तो ये जो बी डी वाला टर्म है तो उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ऑन पुटिंग वैल्यू वी गेट डी वी इक्वल टू, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसकी जगह कितना हो गया, एक्स डी फाई, और अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर। कन्वर्जन कर दिया। तो ये डायग्राम का काम खत्म, और इससे हमने इसका कन्वर्जन एंगल के टर्म में कर दिया। पहले आर्क के टर्म में किया था, अब एंगल में किया। एक्स से एक पावर कट जाएगी तो डी बी बराबर क्या बचेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स। अब हमको एक्स का कन्वर्जन करना है, तो कैसे करेंगे, दोबारा एक बार फिर डायग्राम बनाएंगे उसके लिए।
ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये P पॉइंट है। C से जो लाइन जा रही है उसके साथ जो एंगल बनता है वो कितना है, फाई है। ये जो डिस्टेंस है वो x है और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r। x को हमको रूपांतरित करना है तो कैसे करेंगे, तो ये आधार हो गया यानी बेस और ये हाइपोटेन्यूस हो गया यानी कर्ण। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो r अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r अपॉन कॉस फाई। तो ये जो x है इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, r अपॉन कॉस फाई, वैल्यू पुट कर दो। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर अपॉन कॉस फाई। कॉस फाई थर्ड इंटीजर है, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन में आर। तो जो एक्चुअल डेटा है हमारे पास आर और एंगल जो फाई है उसके टर्म में आ गया। अब हमको किस में अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके टर्म में होगा, फाई के टर्म में। तो ये टॉप पॉइंट हमने ए मान लिया, ये बॉटम पॉइंट बी मान लिया, बी है और ये ए है। तो ये दोनों एंगल चाहिए, तो ये एंगल लोअर एंगल और ये इसका क्या हो गया, ये अपर एंगल हो गया। तो ये लोअर एंगल है तो इसको हमने मान लिया फाई 1, ये अपर एंगल है तो फाई 2, नीचे है तो माइनस का, ऊपर है तो ये प्लस का। तो आते हैं पूरे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी, तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन में आर। लिमिट लगेगी तो लोअर लिमिट कितनी है, माइनस की फाई 1 और अपर लिमिट कितनी है, प्लस की फाई 2। म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट अपॉन में 4 पाई आर कांस्टेंट, ये बाहर चला गया। इंटीग्रेशन किसका बचेगा, कॉस फाई का विद रेस्पेक्ट टू फाई डी फाई, माइनस का फाई 1 से प्लस फाई 2, इसकी लिमिट है। कॉस का इंटीग्रेशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। तो लगाएंगे b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये हो गया साइन फाई, लिमिट माइनस फाई 1 से लेकर प्लस फाई 2 तक। b इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अपर लिमिट लगाई तो साइन फाई 2 माइनस लोअर लिमिट लगाई तो साइन माइनस फाई 1, ये प्लस का एंगल था तो प्लस का फाई 2, ये माइनस का एंगल है तो ये माइनस का फाई 1। डायग्राम का काम खत्म। तो डायग्राम को अपन यहाँ से अब हटा देते हैं। अब इसको देखना है डायग्राम को तो आप रिवर्स करके भी दे सकते हैं, पॉज करके भी दे सकते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये साइन फाई 2 था माइनस। तो फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझेंगे। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होती है प्लस कॉस थीटा। अब ये जो फंक्शन है वो साइन का है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पर चिन्ह होने वाला है तो ये रिजल्ट माइनस तो है ही, तो ये बचा माइनस का साइन फाई 1, माइनस माइनस से प्लस का हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 2 और माइनस माइनस प्लस का साइन फाई 1। तो फाइनल रिजल्ट आगे पीछे करके लिखना चाहते लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या होगी, टेस्ला। तो ये किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार जिसकी कोणीय स्थिति हमको अगर पता है उच्चतम सिरे और निम्नतम सिरे की, यानी अपर एंगल और लोअर एंगल अगर अपने को पता है तो उस केस में किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला। डायरेक्शन केवल पाम रूल से निकालनी है। अपन ये तार है इधर 24 से निकालना है तो इनवर्स होगा
और ये तार से इधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो ये कैसा होगा, अपवार्ड्स होगा, या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। तो जिस जगह हम निकाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें दो केस और हैं, वो समझ सकते हैं हम। केस क्या है, अभी तो हमने ये जो लिया है मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट की जगह लॉन्ग स्ट्रेट वायर कर दो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से था। अभी इनफाइनाइट का केस ले रहे हैं हम, तो इसमें केस हमने लिया पहला लिया कि तार जो है वो अनंत लंबाई का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और जो पी पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे ये पी पॉइंट तार के मिड में है। इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी कैसा है, इनफाइनाइट। इसका भी और इसका भी छोर हमको नहीं पता, ऊपर नीचे हमको नहीं पता क्या है। तो पहला केस है कि तार तो इनफाइनाइट है लेकिन पॉइंट कहाँ पर है, उसके मिड में है। वायर इज ऑफ इनफाइनाइट length and P is placed at mid। P कहाँ पर प्लेस है, उसके मिड पॉइंट पर प्लेस्ड है। तो ये तार ध्यान से समझना, ये तार हमने इधर भी अनंत लंबाई ले ली, इधर भी अनंत लंबाई ले ली, और ये r डिस्टेंस पर पॉइंट P यहाँ के मिड में है। तो ये जो एंगल बनने थे, ये जो एंगल बनना था यहाँ पर, जैसे जैसे इधर आएगा एंगल ये ओ पार के पास आता जाएगा पॉइंट, तो एंगल घटता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो दूर होता जाएगा तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा। इनफाइनाइट में तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल 90। सेम कंडीशन यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो दोनों के लिए जो एंगल आएंगे वो परपेंडिकुलर आ जाएंगे। तो इन दिस केस φ1 इज इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 डिग्री यानी π/2। देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। साइन φ1 की वैल्यू 90 डिग्री और प्लस साइन φ2 इसकी वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो टोटल 2 हो जाएगी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये 2 से 4 कट गया तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो एक ये रिजल्ट हो जाता है जब वायर कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का यानी अनंत लंबाई का है, और पी पॉइंट कहाँ पर है, उसके बीच में कहीं पर भी स्थित है। दूसरा केस, तार है तो अनंत लंबाई का, तार है तो ये जो तार है वो अनंत लंबाई का है, लेकिन पी पॉइंट इसके एक किनारे पर है, यहाँ पर प्लेस है, बीच में ना होकर कहाँ पर है, किसी एक एंड पर है। तो इफ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड P is placed at one end, एक एंड पर है एक किनारे पर है, तो एक किनारे पर है तो इसका जो एंगल होगा वो तो इसके पैरेलल है, तो कितना आ जाएगा 0, और ये एंगल कितना आ जाएगा 90। इस केस में एक एंगल φ1 चाहे φ2 तो 0 हो जाएगा, और दूसरा एंगल जो कितना है π/2 हो जाएगा। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ठीक है, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 90 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, 0 प्लस 1 तो केवल 1 बचा, तो V इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसा। तो इस तरीके से हम किसी भी अनंत लंबाई के चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। बीच में है तो इतना आएगा, किनारे पर है तो इतना आ जाएगा। और किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2, जो एंगल आएंगे उस एंगल की हेल्प से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो
एप्लीकेशंस थे किसके, बायोसेवर्ट्स लॉ के, ये आपके कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।